प्रश्न 6। क्या शिक्षण संस्थान एक उद्योग है? उत्तर। शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में पहला महत्वपूर्ण वाद कलकत्ता उच्च न्यायालय का ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी बनाम पश्चिम बंगाल महाविद्यालय कर्मचारी संघ LLJ 1970 कलकत्ता 472 के मामले में शिक्षण संस्थानों को उद्योग नहीं माना गया। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों को उद्योग न मानने से संबंधित कई विवाद आए, परंतु दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम रामनाथ AIR 1963 SC 1873 के मामले में उद्योग न माने जाने पर बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम A राजप्पा और अन्य 1978 SCC 213 के वाद का विनिश्चय देते समय उच्चतम न्यायालय ने सभी तरफ अपनी दृष्टि घुमाई और शैक्षणिक संस्थानों को उद्योग न मानने संबंधी सभी पूर्ण विनिश्चय वादों को अपास्त कर दिया और सिद्धांत प्रतिपादित किए। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने यह भी कहा कि शिक्षा मात्र उद्योग ही नहीं बल्कि समस्त उद्योगों की जननी है। उल्लेखनीय है कि 1982 के संशोधन द्वारा संसद ने इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करके सभी शिक्षण, शोध तथा प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग की परिभाषा से बाहर कर दिया है। प्रश्न 7। क्या एक अस्पताल उद्योग है? समझाइए। उत्तर। सर्वप्रथम हॉस्पिटल मजदूर सभा के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल को उद्योग की श्रेणी में माना था, परंतु बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व विनिश्चयों को सफदरगंज हॉस्पिटल नई दिल्ली बनाम कुलदीप सिंह AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट के विनिश्चय में उलटते हुए प्रतिपादित किया कि 1. राज्य या निजी संगठनों द्वारा लोक कल्याणार्थ संचालित किए जाने वाले चिकित्सालयों को उद्योग की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। 2. यदि किसी अस्पताल या नर्सिंग होम को व्यापार की भांति संचालित किया जाता है तो उसमें उद्योग के आवश्यक गुण पाए जा सकते हैं। वह बीमारी की चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य स्थान व्यावसायिक केंद्र बन जाता है। उच्चतम न्यायालय ने अस्पताल को उद्योग नहीं माना, किंतु बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम राजप्पा के विनिश्चयों में उच्चतम न्यायालय ने सफदरगंज हॉस्पिटल वाले वाद में दिए गए निर्णयों को त्रुटिपूर्ण माना और हॉस्पिटल मजदूर सभा में दिए गए विनिश्चयों को यह कहते हुए सही एवं उचित माना कि निर्णय का आधार सही था। निर्णय में आगे कहा गया, वस्तुतः निर्णायक तत्व क्रियाकलाप का स्वभाव होता है और यही धारा 3A को आकर्षित करता है कि कौन क्रियाकलाप का संचालन करता है। इसका संचालन लाभ के लिए होता है या नहीं, सारहीन तत्व माने जाते हैं। लोक कल्याण का उद्देश्य किसी अस्पताल को उद्योग की परिभाषा से मुक्त नहीं करता। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि राज्य द्वारा संचालित है या निजी कार्य या संस्था द्वारा, अपितु यह सिद्ध हो जाना ही पर्याप्त है कि उक्त अस्पताल के कार्य का उद्देश्य जन सुविधा है तथा वहाँ के कर्मकारों तथा नियोजकों में एक प्रकार का सहयोग विद्यमान है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सारवान सेवा समाज को उपलब्ध कराई जाती है। अतः यह स्वीकार करना पूर्णतः त्रुटिपूर्ण होगा कि अस्पताल उद्योग नहीं है, वस्तुतः वे उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इस समस्या मूलक प्रश्न का हल और स्पष्टीकरण सन 1982 के संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने अंतिम रूप से कर दिया और सभी अस्पतालों और औषधालयों को उद्योग की परिभाषा से बाहर कर दिया। प्रश्न 8। क्या नगर निगम उद्योग है? उत्तर। उद्योग या उपक्रम में लाभ कमाने का उद्देश्य रहना आवश्यक नहीं। लाभ तत्व का अभाव महत्वहीन है। उद्योग में भौतिक सेवाएं और वस्तुएं आती हैं, न कि आशीर्वाद के लिए की जाने वाली अथवा धार्मिक या आध्यात्मिक सेवाएं। लोकोपकार की भावना से प्रेरित कोई भी उपक्रम उद्योग माना जा सकता है, बशर्ते उसमें उक्त तत्व विद्यमान हो। कार्यप्रणाली तथा क्रियाकलाप को प्रकृति के आधार पर उद्योग होने ना होने का निर्धारण किया जाता है। प्रभावी प्रकृति की कसौटी के बल पर
यह कहा जाएगा कि कोई उपक्रम उद्योग की परिधि में आएगा या नहीं। मुख्य क्रियाकलाप यदि उद्योग की परिभाषा में आता है तो उसे उद्योग माना जाएगा, चाहे भले ही उसमें काम करने वाले कुछ लोग कर्मकार की कोटि में नहीं आते। उच्चतम न्यायालय ने प्रेमचंद्र बनाम देहरादून नगर पालिका एवं अन्य 2004-5 LLJ 235 SC में आधारित किया कि नगरपालिका में चुंगी गृहकर एकत्रित करने के विभाग को छोड़कर नगरपालिका के शेष सभी विभाग उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न 9, कर्मकार का अभिप्राय समझाइए। उत्तर, कर्मकार औद्योगिक विवादों के अंतर्गत कर्मकार की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 2 में कर्मकार को निम्न भांति परिभाषित किया गया है। कर्मकार से आशय प्रशिक्षु सहित ऐसे किसी भी व्यक्ति से जो किसी औद्योगिक संस्थान में किराए या इनाम पर कोई कौशलपूर्ण या कौशल रहित शारीरिक, पर्यवेक्षी, तकनीकी या लिपिक कार्य करने के लिए नियोजित किए गए हों, चाहे उनके नियोजन की शर्तें अव्यक्त हों या विवक्षित हों। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत होने वाली किसी कार्रवाई के लिए जो किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित हो, कर्मकार की परिभाषा के अंतर्गत वे व्यक्ति भी आते हैं जिन्हें नियोजन से पदमुक्त या उन्मोचित कर दिया गया है, या जिन्हें उस विवाद के कारण या उस विवाद के फलस्वरूप उनकी छटनी कर दी गई हो, या जिनका पदमुक्त किया जाना या उन्मोचन या छटनी उस विवाद के कारण रहा है। प्रश्न 10, औसत वेतन क्या है? उत्तर, औसत वेतन से तात्पर्य उन मजदूरियों की औसत से है जो किसी एक कर्मकार को देय होती है। इसका अर्थ मासिक भुगतान के संबंध में पूरे 3 कैलेंडर माह में देय मजदूरी का औसत। 2, दैनिक भृत्ति पाने वाले कर्मकारों के लिए पूरे 12 दिनों के कार्यशील मजदूरी का औसत। 3, साप्ताहिक भुगतान के संदर्भ में पूरे 4 सप्ताह में देय मजदूरी का औसत। यदि किसी कर्मकार ने पूरे 3 कैलेंडर महीनों या पूरे 4 सप्ताह या 12 दिन काम कर लिया हो तो उसकी मजदूरी का औसत उसी से निकाला जाएगा, अर्थात 12 दिनों, 3 महीनों या 4 सप्ताहों में मजदूरी होगी, उसी में 12, 3, 4 का भाग देने से उसकी दैनिक, मासिक या साप्ताहिक औसत मजदूरी का पता लग जाएगा। जहां इस प्रकार की गणना असंभव है, वहां उसका औसत उन दिनों की मजदूरी से निकाला जाएगा जिन दिनों उस कर्मकार ने वास्तविक रूप से काम किया है।